दुश्मन के साथ अगर दो ही तरीके से मसले का समाधान हो सकता है, या तो युद्ध या तो बातचीत। और अगर आपको लगता है युद्ध से समाधान निकलता है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 4 जंगें जम्मू कश्मीर ने देख चुकी हैं इससे पहले। ये स्टेटमेंट उस जनरल की तरफ से आ रही है जो करगिल वॉर के बाद, जिसने खुद इलेक्शंस जहाँ पे जब यहाँ लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसके बाद जम्मू कश्मीर में टेरर इंसिडेंट के बाद रिटायर्ड जनरल आर्मी चीफ वीके मलिक का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इंतखाबात जो कि सितंबर में होने थे उनको मुलतवी कर देना चाहिए। जिसके बाद उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से ये एक शर्मनाक बात होगी, ऐसा करने से जम्मू कश्मीर में जो एक्सट्रीमिज्म फोर्सेस हैं उनको ये एहसास होगा कि वो जीत चुके हैं। तो इसी पर बातचीत करने के लिए उमर अब्दुल्ला का क्या बयान है या फारूक अब्दुल्ला ने इन टेरर एक्टिविटीज़ के बाद क्या जो है अपना बयान दिया है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ज़ीशान राणा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं जानना चाहूँगी कि फारूक अब्दुल्ला एक तरफ कहते हैं कि हमें डायलॉग करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ बात करनी चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाएगा तो ऐसे में एक्सट्रीमिस्ट जो फोर्सेस हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और उनको जीत का एहसास होगा। क्या कहते हैं? देखिए, पहला जो आपका सवाल था डॉक्टर फारूक साहब की स्टेटमेंट का, मैं ये कहूँगा कि हमने माजी में भी देखा है कि बिना डायलॉग के, बिना बातचीत के किसी भी मसले का समाधान जो है आज तक नहीं निकला। हमारे पास एग्जांपल्स हैं कई ममालिक की कि जो आपस में जब उनके आपस में जंग चल रही होती थी, जब भी किसी मसले का समाधान निकला, जब उनके हालात जो है वो सामान्य हुए तो वो बातचीत से ही हुए। बातचीत के अलावा जो है किसी भी मसले का समाधान हमने निकलते हुए नहीं देखा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस एडवोकेट करती है कि अगर आप पीस अचीव करना चाहेंगे तो उसको अचीव करने के लिए डायलॉग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि फारूक साहब ने कुछ भी ऐसा कहा जो हमें समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हों, उन्होंने भी यही रास्ता चुना। उन्होंने भी देखा, क्योंकि करगिल वॉर जब हुई, करगिल वॉर के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की स्टेटमेंट थी दैट वी कैन रिप्लेस आवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट रिप्लेस आवर नेबर्स। तो इतनी बड़ी बात जब एक मुल्क का प्रधानमंत्री कहे तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी समझते थे कि अगर जम्मू कश्मीर के मसले का समाधान और जम्मू कश्मीर में अमन और यहाँ के लोगों के लिए अगर आप सुख और शांति चाहते हैं तो वो मुज़ाकरात से हो सकते हैं। बिना डायलॉग से आप किसी भी मसले का समाधान जो है वो नहीं निकाल सकते। रही दूसरी बात, जो जनरल मलिक साहब की आप बात कर रहे थे और जो उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट आई है, मैं मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट उस जनरल की तरफ से आ रही है जो करगिल वॉर के बाद, जिसने खुद इलेक्शंस जहाँ पे जब यहाँ लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसके बाद यहाँ असेंबली इलेक्शंस हुए, उस मिलिटेंसी में भी, उस दौरान जब यहाँ हज़ारों की तादाद में जो हैं लोग मारे जाते थे, उसके बाद भी यहाँ चुनाव हुए। हमने देखा, देश ने देखा 2001 में कैसे लोग बाई इलेक्शंस हुए, 2002 में यहाँ पे असेंबली चुनाव हुए, 2004 में यहाँ लोकसभा के इलेक्शंस हुए, 2008 में मुंबई में इतना बड़ा हादसा हुआ जब 26/11 का वो हमला हुआ, उसके बाद भी देश ने जो है वो चुनाव देश के अंदर देखा। तो ये कहना कि हम टेरर अटैक्स हो रहे हैं, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इन टेरर अटैक्स को कंडेम किया है, हम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स में इसे कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की हो, और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी, हमारे नौजवान भी मुल्क के बाकी नौजवानों के साथ compete करें, मगर उसके लिए एक माहौल पैदा करना होगा। और वो माहौल जो है, अगर हम आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दी है 30 सितंबर की, वह उस डेडलाइन को अगर हम ये कहते हुए कि आज हम मिलिटेंट्स एक्टिविटीज़ से डर गए और शायद हमें इलेक्शन जो है वो आगे करने पड़े, तो मैं समझता हूँ कि हमारी हार हो। अच्छा, क्या कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं उनके लिए यूटी बीजेपी चीफ रविंदर रैना कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला हमेशा जो है वो पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, ऐसा कोई और जो लीडर है वो नहीं करता। बार बार जो है पाकिस्तान से बात करने का मकसद क्या है? देखिए, इससे पहले भी हमने कई बार आजमा लिया। हमने जब हमारे यहाँ हमला हुआ 2019 में पुलवामा अटैक के बाद, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की।
सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के बाद भी आप मुझे बताएं 5 साल हो गए, क्या रिजल्ट निकला? आए दिन तो हमारे लोग, हमारे जवान जो हैं, आर्मी के जवान शहीद होते हैं। मेरे इलाके में, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखें पिछले 2 साल में कितने जवान जो हैं आर्मी के शहीद हो गए। और आए दिन जो है, अगर सरकार ये मानती है कि लोगों की शहादत होती रहे, लोग मरते रहें, हम बातचीत नहीं करेंगे, तो ये सरकार की भूल है। क्योंकि एक ना एक दिन आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, एक ना एक दिन अपने फ़ायदे के लिए। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए बात करते हैं। हमें पता है कि हमारा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, और हम उस दुश्मन के साथ अगर 2 ही तरीके से मसले का समाधान हो सकता है, या तो युद्ध या तो बातचीत। और अगर आपको लगता है युद्ध से समाधान निकलता है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 4 जंगें जम्मू कश्मीर ने देख चुकी हैं इससे पहले भी। और अगर आप इसके बाद भी एक नया चैप्टर शुरू करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई असर यहाँ होने वाला है। हालात वैसे कि वैसे रहने वाले हैं। बातचीत के बिना, मुज़ाकरात के बिना कोई भी मसले का, किसी भी मसले का समाधान मेरी समझ में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ये कहती आई है कि विदाउट डायलॉग नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। अच्छा, जम्मू डिवीज़न में लगातार जो है एक के बाद इंसिडेंट होना, टेरर अटैक्स होना, पहले हम कहें कि रियासी में, फिर कठुआ में, फिर हम देखें तो डोडा गंदू बलेसा में भी जो है इस तरीके के इंसिडेंट देखे गए हैं। तो क्या लगता है कि कहाँ चूक हो रही है जिसकी वजह से ऐसे हादसा जो हैं जम्मू डिवीज़न को ख़ास तौर पर देखने पड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये कहते थे कि 370 जो है वो दैट वाज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। जब 370 को हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, तो हमारे गृह मंत्री ने उस वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही सेड कि टेररिज्म, द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म इज़ आर्टिकल 370, जिसे उन्हें एब्रोगेट किया। आज 5 साल हुए। आप मुझे बताएं कि इन 5 सालों के अंदर कितनी जाने गई। कश्मीर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स का दौर शुरू हुआ। जो टारगेटेड किलिंग्स मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी में कभी ना देखी ना सुनी, वो टारगेटेड किलिंग्स का दौर कश्मीर के अंदर शुरू हुआ। जम्मू के जिन इलाकाजात को हमारी सरकारों की कोशिशों के बावजूद, कोशिशों की वजह से जो है इन इलाकाजात को मिलिटेंट्स फ्री कर दिया था, जहाँ पे आपको कोई मिलिटेंट नहीं दिखता था। आज उन इलाकाजात के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं। चाहे पुंछ की बात करूं, चाहे राजौरी की बात करूं, 3-4 दिन पहले जो कटरा के अंदर, रियासी के अंदर जो हादसा हुआ, कठुआ के अंदर हुआ, डोडा के अंदर हुआ, कल भद्रवाह में हुआ, और अभी भी जम्मू हाई अलर्ट पे है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहली बात तो कि जो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था 370 को कहते हुए कि दैट वाज द रूट ऑफ टेररिज्म, वो आज ये साबित हो चुका है कि टेररिज्म और आर्टिकल 370 का कोई आपस में लेन देन नहीं था। दूसरी बात जो आपने कही, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चूक हो रही है। देखिए, मैं इस मसले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता। ये एक बहुत ही सीरियस मसला है, और हम चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम अमन में रहे, सुख और शांति के साथ रहे, नौजवान अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएँ, हमारे बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएँ। मगर उसके लिए माहौल बेहतर होने के लिए मैं ये समझता हूँ, फिर भी मेरी बात जो है वहीं आ जाती है कि मुज़ाकरात के बिना कुछ नहीं होगा, और ये हमले जो हैं नहीं होने चाहिए। हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो पुलिस है, हालांकि मैं समझता हूँ कि हमारी पुलिस इतनी सक्षम है कि इसने, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अपना नाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इससे पहले भी लगातार इन 3 डेकेड्स जो है मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ काम किया। ना जाने कितने पुलिस के जवान हमारे शहीद हुए, उन्होंने शहादत ली, और वो उनकी कुर्बानियाँ जो है हम नहीं भुला सकते। हमारी आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है, और उसे देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर की पुलिस और इंडियन आर्मी जो है इस सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश कर रही है। मगर कहीं ना कहीं कोई चूक जो है ज़रूर हो रही है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, जिसे हमें सही करने की ज़रूरत है। और दूसरा मुझे लगता है, मैंने पहले भी ये कहा था, मैं आज भी उसे दोहराना चाहूँगा कि सरकार को जो अपना रवैया है, आई फॉर एन आई, दैट कैन नेवर बी एन ऑप्शन। हम अगर ये सोचते हैं कि एक बुलेट के बदले जो है बुलेट ही चलाएंगे,
उसका समाधान जो है वो निकलने वाला नहीं है। सरकार को भी बैठना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि इन 10 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इन्होंने इन 10 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है। जम्मू कश्मीर ने सिर्फ खोया है, जम्मू कश्मीर को कुछ हासिल नहीं हुआ। जो 5 साल में जो वादे जम्मू कश्मीर के साथ किए गए, वो खोखले वादे, वो हम सब ने देखे और देश ने जो जवाब दिया वो आज हम सब ने देख लिया कि देश ने भी भारतीय जनता पार्टी को क्या जवाब दिया। मगर आज ये मुद्दा दूसरा है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। अच्छा, आखिरी बात ज़ीशान साहब कि अब असेंबली इंतखाबात जो कि हालात की वजह से हो सकता है कि इन्हें डिले भी किया जाए, लेकिन इन असेंबली इंतखाबात के लिए लाए अमल क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? देखिए, डिले करना तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट को, ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर के खिलाफ जाना हुआ। अब आप सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देते हैं वो अब सरकार देखे, कि अगर सरकार ये सोच भी रही है। हालांकि मैं नहीं समझता हूं कि हालात इतने भी ख़राब हैं कि यहाँ पे कि असेंबली चुनाव नहीं हो सकते। आप जबकि लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं पूरे देश में, आप जो है हमारे पास सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है। सिक्योरिटी बढ़ा के जो है यहाँ पे चुनाव करवाए जा सकते हैं और सरकार को चुनाव करवाने चाहिए। आखिर कब तक लोगों की चुनी हुई सरकार से लोगों की आवाज़ जो है आप लोग जो है बंद करवाना चाहते हैं? कभी ना कहीं, कभी तो इलेक्शंस करवाने हैं, कभी ना कभी तो यहाँ रियासत में जो यूटी में जो है वो सरकार बननी है और कभी ना कभी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पे आने हैं जो लोगों की आवाज़ बनेंगे। और जहाँ तक बात आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारियों की आपने देख ही लिया होगा कि लोकसभा इलेक्शंस के अंदर हालांकि हम एक सीट हारे, उसके वजूहात जो हैं क्या रहे वो उस पर फिर कभी बात करेंगे। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए, हम अपनी जो कारकर्दगी रही पिछले लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 35 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पहले नंबर पे आई है। हालांकि हमने जम्मू में कांग्रेस को सपोर्ट किया था, उसके बावजूद भी जिन सीट्स पे लोकसभा इलेक्शंस पे अगर की बात करें तो हम 3 सीट्स पे कॉन्टेस्ट किया और इन 3 सीट्स में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उन कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीटों पे जो है वो चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही है। तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इस आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार है और हम तो बिगुल बजने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम फिर से दोबारा हमने दो महीने जो है 3 महीने लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां की। इंशाल्लाह ताला फिर से मैदान में कूद जाएंगे और बड़ी भारी अक्सरियत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी, यही मैं कहना चाहूँगा। बेहद शुक्रिया ज़ीशान साहब। लोकसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छी कारकर्दगी जो है अंजाम दी है और अब असेंबली इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पुरजोश है कि जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाए जाएँ। वहीं पर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का ये बयान कि पाकिस्तान से या हमारे पड़ोसी मुल्क से जो है बातचीत करने की ज़रूरत है, उसकी हिमायत करते हुए ज़ीशान का कहना है कि अब हमें इस चीज़ पर जो है वो जोर देना चाहिए कि बिना बात के कोई बात नहीं बनेगी।